Welcome to lecture on scientific management. In this part 2, we are dealing with the principles of scientific management given by Taylor. I am Ravi Prakash Mathur, Senior Lecturer, Mechanical Engineering Department, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। तो जो यूनिट हम इस समय कवर कर रहे हैं वो पहली यूनिट चल रही है, लेक्चर 5 हमारा ये है, और सब यूनिट 1.2 यूनिट 1 की सब यूनिट 1.2 अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं। एक एसेंशियल स्लाइड जो हम अभी इस दौरान हमेशा रखेंगे, कोविड के हिसाब से इम्पोर्टेंट उसमें हमने डिस्प्ले किया वही है। और आज के टॉपिक को जब डिस्कशन शुरू करें तो उसमें सबसे पहले हम जो है टेलर एवं वैज्ञानिक प्रबंध का किस प्रकार से रहा है, एक दूसरे से ऐसा हम कह सकते हैं कि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में बहुत वर्क किया था और उन्होंने कई अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। तो पहला इसमें जो है वह है वैज्ञानिक प्रबंध का दर्शन, अर्थात फिलोसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका जो विवरण दिया गया टेलर द्वारा, उन्होंने लिखा कि भाई वैज्ञानिक प्रबंध कोई एक तत्व नहीं है वरन एक संपूर्ण संयोजन है जिसका निर्माण निम्नांकित तत्व मीन्स जो फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा होता है। कोई एक बिंदु नहीं है और ये एक पूरा बहुत सारे सिद्धांतों का संयोजन है, ये बात इसमें लिखी जा रही है। तो इसका पहला सब पॉइंट लिखा है कि विज्ञान न कि अंगूठा नियम। इन्होंने लिखा है, अगर साइंस के इसमें हम इंग्लिश की स्टाइल में बातचीत करें तो उसमें बोला जाता है कि भाई जो भी ये वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं वो साइंटिफिक्स हैं, साइंटिफिक बेस्ड है, न कि वो कोई एकदम रूल से चलने वाले सिद्धांत हैं। डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें, हमने जो डिस्प्ले किया उसमें लिखा है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। यह इस तथ्य को बतलाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर चलती है। यह परंपरागत प्रबंध की विचारधारा के विपरीत है तथा परंपरागत पद्धतियों, विधियों और दृष्टिकोण के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धतियों, विधियों और दृष्टिकोणों को अपनाने पर बल देती है। यह परंपरा यानी कि ट्रेडिशन, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस पर आधारित न होकर विज्ञान पर आधारित है। इस प्रबंध व्यवस्था में प्रत्येक क्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। इसलिए टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध 75% एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट है और उन्होंने ये माना कि 25% और सामान्य बुद्धि पर है। ऐसा उन्होंने इसके अपने जो उन्होंने एनालिसिस की थी पूरी एक स्टडी पूरी, उसके अनुसार उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था। तो ये पैराग्राफ की लैंग्वेज काफ़ी स्पष्ट है कि हमारे जनरली हम चीज़ों में बहुत एक ऐसा ट्रेडिशनल स्टाइल में बात करते रहते हैं सब चीज़ों में कि ये तो हमारी पद्धति जो है वो परंपरागत है, ये जो विद्या हैं, ये जो दृष्टिकोण है बहुत अनुभव से निर्धारित हुए हैं। केवल हम ये नहीं उसमें है कि इसमें क्या चीज़ उद्देश्य रहा था, क्या उसमें प्रयोग किए गए, क्या उन प्रयोगों से ऑब्जर्वेशंस हुए और उन ऑब्जर्वेशंस का एक किस प्रकार से एक निष्कर्ष निकला। इस प्रकार की बात जो कि हम साइंस में करते हैं वह रूल ऑफ थंब में नहीं होती है। इसलिए टेलर ने कहा कि आप एक साइंटिफिक वे में काम करें, न कि आप ट्रेडिशन, इंट्यूशन और सुपरस्टिशंस पर काम करें। इसी कड़ी में उन्होंने सेकंड सब पॉइंट जो बनाया वो था समन्वय न कि संघर्ष, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें ये उनका कहना था कि जो भी काम हम करता है संगठन वो सबकी समृद्धि के लिए करने वाला होता है। उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन, तालमेल की आवश्यकता होती है और किसी प्रकार का विवाद की कोई भी स्थिति उसमें नहीं पैदा होनी चाहिए, नहीं तो वह सामूहिक लक्ष्यों को प्रभावित करता है। सभी के लक्ष्य, सभी के गोल्स एक होने चाहिए, वो चाहे वो श्रमिक हो या मालिक हो, सभी एक ही डायरेक्शन में एक ही गोल के लिए काम करें। इसमें उन्होंने आगे लिखा कि भाई कच्ची सामग्री कहें, मशीनें कहें, मेथड्स कहें, आप देख रहे हैं फिर जैसा कि शुरू में बात की गई थी एम्स की इम्पोर्टेंस, मटेरियल, मशीन्स, मेथड्स, स्टैंडर्डाइजेशन तथा उनका सिंप्लीफिकेशन किया जाता है जब हम वैज्ञानिक पद्धतियों को काम लेते हैं तो। और इस कारण से एक
समन्वय व एक रूपता इसमें डेवलप हो पाती है। सहयोग न कि व्यक्तिवाद। कोई भी काम करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य के सामने रखते हुए, तो उसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा कोई सोच, कोई एलओसी का उसने कोई लक्ष्य रख लिया, उसी के अनुसार कोई प्रयास किए जा रहा हो, ऐसा किया जाना गलत रहता है। जब जो भी लक्ष्य है वो पूर्ण संगठन को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार तय होते हैं, और उनके लिए जो एफर्ट है वो भी एक, हम कह सकते हैं, एक किसी व्यक्ति का नहीं, एक पूरे समूह का एक सामूहिक प्रयास होता है, कॉपरेशन उसमें होता है, और वह सामूहिक प्रयासों पे ही निर्भर रहता है, न कि किसी व्यक्तिगत किसी पर्टिकुलर ईगो के ऊपर निर्भर रहे। चौथा सब पॉइंट इसमें जो उन्होंने दिया हुआ है कि अधिकतम उत्पादन न कि सीमित उत्पादन। मीन्स जो भी हमारा प्रबंधन का तरीका है उसमें हमेशा मैक्सिमम आउटपुट पर फोकस किया जाना चाहिए, न कि रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट पर। इसके संगठन से संबंधित सभी वर्गों में वैचारिक क्रांति की आवश्यकता पर बल मिलता है इससे, और ये तत्व बतलाता है कि उत्पादन अधिकतम होना चाहिए, न कि सीमित। अधिकतम उत्पादन संस्था के सभी वर्गों के सामूहिक हितों व समृद्धि में वृद्धि करेगा तथा उद्योग के सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा। पांचवा सब बिंदु बता रहा है इसमें कि टेलर्स द्वारा कि डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम कुशलता एवं समृद्धि तक विकास किया जाए, यह इसका हमेशा लक्ष्य रहता है। इसमें ये देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की जो अधिकतम कुशलता है उसके अनुसार एक कार्य उनसे करवाए जाए, ताकि वह अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी, हाईएस्ट अपनी परफॉर्मेंस पे पहुंच सके। और उनका चयन भी इसीलिए हमें योग्यता के अनुसार वैज्ञानिक चयन करना चाहिए, और कार्य के लिए उनको अनुकूल कार्यदशाएं प्रदान की जानी चाहिए, उनको परिणात्मक मजदूरी देकर प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सामूहिक एवं समृद्धि तक विकास किया जा सकता है। टेलर द्वारा जो दूसरा मुख्य बिंदु कोट किया गया, जो पहला था फिलॉसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हमने 5 उप बिंदुओं पे डिस्कशन किया। तो द्वितीय सेकंड जो है वह है मेंटल रिवॉल्यूशन। इसमें अगर हम देखें स्टेटमेंट जो है उनकी ओर से, टेलर के मत अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध की योजना को सफल बनाने के लिए श्रमिकों एवं प्रबंधकों की मान्यताओं तथा विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आना आवश्यक है। दोनों के लिए एक साथ इसमें हमने मेंटल रिवॉल्यूशन वाली बिंदु को देखें कि श्रमिक भी और प्रबंधक भी, उनकी जो सोच है, उनकी जो भी उन्होंने मान्यताएं बना रखी है, उनकी उनमें समय साइंटिफिक इस जो हमारी प्रक्रिया है उसके अनुसार परिवर्तन आना आवश्यक है। सुंदर वैज्ञानिक तथा नवीनतम मशीनों तथा औजारों का तभी सुगत परिणाम दे सकते हैं जबकि जो ओनर्स हैं और जो लेबर हैं उनके जो ह्यूमन रिलेशंस हैं वो अच्छे हों, और उनके बीच में डिफरेंशिएशन, थिंकिंग ऑफ डिफरेंस जो है वो मिनिमम हो, उनको दूर किया जा सके। इस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए। इस चीज़ को, इस प्रकार के रचनात्मक परिवर्तन को टेलर ने मानसिक क्रांति की संज्ञा दी थी। टेलर के अनुसार श्रमिक तथा प्रबंधक एक ही कार्य के 2 पहलू हैं। जब तक उनके विचारों में सामंजस्यता नहीं आएगी तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जो तीसरा मुख्य बिंदु टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट में साफ लाया था वो यह था कि ड्यूटीज़ ऑफ मैनेजर्स, प्रबंधकों के कर्तव्य क्या होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए कि उनसे जो है सारा मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही स्मूथ वे में हो सके। तो प्रबंधक का सब पॉइंट पर जो जिक्र किया है, प्रबंधक का कर्तव्य है कि वे कर्मचारियों के कार्य के प्रति तत्व के लिए विज्ञान का विकास करें, जिनसे कि परंपरागत अंगूठा नियम को बदला जा सके। तो कर्मचारियों के हर एलिमेंट के लिए वैज्ञानिक रूप से डेवलपमेंट करें, ये बात इसमें सामने आ रही है प्रबंधकों द्वारा।
दूसरा बिंदु बिंदु है प्रबंधकों को चाहिए कि वे वैज्ञानिक आधार पर कर्मचारियों की चयन करें तथा तत्पश्चात उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। सिलेक्शन जो है वह साइंटिफिक हो, फिर उनकी ट्रेनिंग जो है वह भी साइंटिफिक हो ताकि उनका मैक्सिमम डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। थर्ड बिंदु जो है प्रबंधकों को चाहिए कि कर्मचारियों के साथ पूर्ण सहयोग करें जिससे कि प्रत्येक कार्य विकसित किए गए वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ही किया जा सके। चौथा बिंदु यह है कि प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य कार्य एवं उत्तरदायित्व को समुचित विभाजन किया जाना चाहिए। ऑथोरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनका मैनेजर्स और जो भी वर्किंग पर्सनल्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क किया जाना चाहिए। एक चार्ट के रूप में अगर देखना चाहें जो डिस्प्ले किया था टेलर ने वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के रूप में, हम देखें 4 बड़े बिंदु उन्होंने ऊपर अंकित किए हैं और उनके अंदर माइनर जो गतिविधियां हैं वो भी यहाँ पे अंकित की गई है। पहला बिंदु अगर हम देखें वह है विज्ञान के रूप में विकास, जो पहला हमने देखा था। श्रमिकों का चयन प्रशिक्षण जो है उसके संबंधित, प्रबंधक और श्रमिकों पूर्ण सहयोग के संबंधित, और प्रबंधक और श्रमिकों में कार्य और उत्तरदायी का समान विभाजन के से संबंधित बिंदुओं का उल्लेख किया गया। माइनर बिंदुओं को इसमें जो देखें हम, पहला जो विज्ञान के रूप में विकास है उसमें हमने देखा कार्य अनुमान के आधार पर न हो, तथ्यों के आधार पर हो। दूसरा बिंदु जो भी है उसको प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाए, चाहे उस समय के संबंधित हो और कार्य की गति के संबंधित हो। तीसरा उसमें लिखा है कि प्रेरणात्मक मजदूरी विकास की प्रणाली हो। और चौथा उसमें है अन्य उत्पाद की कार्य जिसमें मानकीकरण हो, प्लानिंग ऑफ द टास्क हो, रूटिंग हो, शेड्यूलिंग हो, वर्क शेड्यूलिंग हो, कमांड हो, रिकॉर्डिंग हो, कोडिंग हो, लागत लेखांकन हो। तो इस प्रकार की चीज़ें हम देखेंगे कि कार्य अनुमान जो कि तथ्यों के आधार पर हो, न कि अनुमान के आधार पर। द्वितीय बिंदु देख रहे हैं हम श्रमिकों के चयन प्रशिक्षण और विकास के संबंधित। उसमें लिखा है हमने कि जो चयन है वो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके किया जाए और चयन के पश्चात उनका प्रशिक्षण भी किसी वैज्ञानिक विधि को अपनाते हुए किया जाए। तीसरा बिंदु है प्रबंधक और श्रमिकों की पूर्ण सहयोग। इसमें हम डिटेल देखते हैं तो उसमें आता है कि श्रमिक और प्रबंधक का एक ही दिशा में प्रयास हो, उनमें आपसी सहयोग हो और मानसिक क्रांति के ऊपर फोकस किया जाए। चौथा जो चार्ट में बिंदु दर्शाया गया है, प्रबंधक और श्रमिकों में कार्य और उत्तरदायी का समान विभाजन हो। इसके संबंध में लिखा है कि क्रियात्मक संगठन या क्रियात्मक फॉर्मेनशिप हो, जिसमें कि कारखाना प्रबंधक जिसके साथ में टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर्स, वर्क मैनेजर्स, कार्यक्रम लिपिक, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिन नियर अनुशासक जो हो वो हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध में वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रत्येक कार्य के करने की विधि तय की जाती है। इसके लिए समय व गति का अध्ययन किया जाता है जिससे कार्य को करने के अनावश्यक समय व गति को हटाकर कार्य को पूरा करने के लिए कम से कम समय लगे ताकि लागत कम करके उत्पादन बढ़ाया जा सके और कार्य करने के लिए मानक तय किए जा सके। उपकरणों, मशीनों एवं कच्चे सामान का मानकीकरण किया जाए। कार्य के अनुसार श्रमिकों को चयन करके उन्हें प्रशिक्षण व शिक्षा देकर तैयार किया जाता है। इससे प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़ता है तथा श्रमिकों को प्रेरणादायी मजदूरी तथा अधिक वेतन प्राप्त होता है। इसके द्वारा अच्छी कार्यदिशा प्रदान की जाती है। इससे अधिक विवाद के कारणों को समाप्त किया जाता है जिससे नियोजकों और श्रमिकों के बीच मधुर व घनिष्ठ संबंध स्थापित होते हैं। नियोजकों अधिक उत्पादन से अधिक लाभ प्राप्त होता है तथा समाज को अच्छी किस्म की वस्तुएं कम मूल्य पर मिल जाती है। इससे सामाजिक स्तर में वृद्धि होती है तथा राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है। तो इस प्रकार हमने ये आज पार्ट 2 को डिस्कस किया है। टेलर्स द्वारा दिए गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के विभिन्न बिंदुओं के बारे में विस्तृत हमने चर्चा की है और अभी इसमें हम आगे फेयोल्स द्वारा दिए 14 प्रिंसिपल्स प्रबंध के उनका हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर भी डिस्कशंस करेंगे और इस प्रकार एक पूरा सब यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ किस किस प्रकार के सैद्धांतिक क्वेश्चंस, छोटे लैंग्वेज शॉर्ट आंसर्स वाले या
कम्प्रहेंसिव टाइप के बनते हैं, उनके ऊपर एक ट्यूटोरियल भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वाले सेशन में जो भी आपको डाउट्स हो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और उनके समाधान का मेरी ओर से आपको प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।